हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाथ डिपेंडेंसी ऑफ थर्मोडायनामिक वर्क। तो थर्मोडायनामिक वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, यानी कि प्रोसेस किस पाथ से ले जाया गया है उस पे डिपेंड करता है। हमें वो बात साबित करनी है। लिसन, अगर आप वर्क करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में, यानी कि मान लेते हैं ग्रेविटेशनल वर्क करेंगे, तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पाथ इंडिपेंडेंट इसका क्या मतलब है कि अगर ये अर्थ का सरफेस है और इसके ऊपर अगर एक मार्कर पड़ा हुआ है, उस मार्कर को आप उठा के स्ट्रेट यहाँ पे ले जाएं, इस हाइट पे ले जाके छोड़ दें, ठीक है, इस हाइट पे ले जाके उसे छोड़ दें मार्कर को, या फिर आप उस मार्कर को उठा के थोड़ा चलें, घूमें फिरें, हाथ को लहराएं और लाके फिर यहाँ पे छोड़ें, तो वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज गोइंग टू बी सेम। वर्क डन इज गोइंग टू बी सेम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर बायोलॉजिकल वर्क। ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल वर्क जो आपने परफॉर्म किया है वो इस पाथ में ज़्यादा है। आपने अपने हाथ पैर हिलाए, 100 200 मसल्स इस्तेमाल हुई, बायोकेमिकल प्रोसेसेस हुए, एटीपी फॉर्मेशन हुआ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एनर्जी रिलीज हुई, वो ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। तो काम ज़्यादा इसी में किया आपने बायोलॉजिकल। लेकिन ग्रेविटेशनल वर्क जो हुआ है ना, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, वो इसमें इसमें दोनों ही सेम है। अब अगर आप सोचते हैं कि बेसिकली सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो वर्क का फॉर्मूला इस फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखिए कि फोर्स जो है ग्रेविटी का वो इस डायरेक्शन में है। आप डिस्प्लेसमेंट यहां पर देख लीजिए, कोई भी एक पॉइंट पकड़ता हूं मैं। आप यहां पर लेट से यहां पर डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए। टेंजेंट बनाना पड़ेगा ना डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए अलग अलग पॉइंट पे। इस पॉइंट पे देखना है तो यहाँ टेंजेंट, वहां देखना है तो वहां टेंजेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट बना लीजिए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस फोर्स को परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली इससे जो वर्क डन आना चाहिए वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा होता है। सो कॉस 90 इज जीरो। तो सिर्फ ये वाला पार्ट ही कंट्रीब्यूट करेगा वर्क को। ये वाला पार्ट ही वर्क को कंट्रीब्यूट करेगा। तो बेसिकली ये और ये करेंगे तो कुछ ऐसा माइनस एफ एस आ जाएगा, माइनस एफ एस। बिकॉज आपको क्या आने वाला है, एफ एस कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस एफ एस आ जाएगा। ऐसे करते करते आप अगर हर पॉइंट का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लेते जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इग्नोर करते जाएंगे, तो सारे वर्टिकल कंपोनेंट जब आप मिला देंगे ना, यू आर गोइंग टू गेट एग्जैक्टली, आप किसी भी डायरेक्शन में टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी चलिए, जब आप सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स को मिलाते चले जाएंगे ना, यू आर गोइंग टू गेट एग्जैक्टली दिस डिस्प्लेसमेंट। इतना ही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो बेसिकली वर्क डन जो है दोनों पाथ में सेम होगा। अच्छा, इसका और एक सबूत क्या है? ये तो ठीक है सर, मतलब आपने कुछ ज़्यादा डिटेल में बता दिया, मतलब ऐसा कुछ इजी वाला बताइए। तो इजी वाला सिंपल सा ये है, मार्कर को आप उठा के ऐसे ले गए या घुमा घुमा के ले गए, उससे आपने पोटेंशियल एनर्जी जनरेट की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या वो डिफरेंट जनरेट हुई दोनों केस में? बिल्कुल भी नहीं, सेम जनरेट हुई। क्या सबूत है? मार्कर को छोड़ के देखो, चाहे ये केस में छोड़ो चाहे मार्कर को ये केस में छोड़ो, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा ना, इट विल हिट एग्जैक्टली विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली सेम है हिट करते टाइम पे, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसमें जो स्टोर हुई है और इसमें जो स्टोर हुई है वो भी सेम है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर सेम स्टोर हुई है तो इसका मतलब सेम वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड किया गया है। आई होप कि आपको ये बातें सब समझ में आ रही हैं कि वर्क डन जो है बेसिकली दोनों ही केसेस में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो जितनी भी कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, उसमें वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो थर्मोडायनामिक वर्क है वो पाथ डिपेंडेंट है।
अब यहाँ पर ऐसे कोई फ़ील्ड की बात नहीं आती है, लेकिन मुझे आपको फिर भी समझाना था कि नॉर्मली अगर थर्मोडायनामिक वर्क को हम कह रहे हैं कि पाथ डिपेंडेंट है, तो क्या ऐसे भी वर्क होते हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट है? तो हाँ, मैंने वो समझाया आपको कि जो कंज़र्वेटिव फ़ील्ड में वर्क किए जाते हैं, वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। उसपे वो मतलब नहीं है कि आपने किस रास्ते से उसे ले जाया है चीज़ को, वो सिर्फ़ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, वर्क डन, ठीक है? ये कंज़र्वेटिव फ़ील्ड के मामले में ऐसा देखने को फिज़िक्स में हमें मिलता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक वर्क की बात कर रहे हैं, तो थर्मोडायनामिक वर्क पे कॉन्संट्रेट करते हैं। थर्मोडायनामिक वर्क का फ़ॉर्मूला सिंपली वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रल पीडीवी है। V1, V2 लिखना चाहें तो लिखें या फिर ना लिखें तो भी ठीक है। तो ये थर्मोडायनामिक वर्क है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल मीनिंग तो आप लोग जानते ही होंगे। इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल मीनिंग लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने P वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट किया और सपोज मुझे कुछ इस तरीके का ऐसा कर्व आया, है ना? सपोज मुझे कुछ इस शेप का एक कर्व आ जाता है। तो अभी यानी कि क्या हुआ कि देखिए सुनिए, जब मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो प्रेशर कम हो रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्रेशर घटा रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ रही है। प्रेशर को घटा रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ रही है, इसलिए इस तरीके के ग्राफ मिल रहे हैं। प्रेशर घटा रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ रही है। तो हर वक्त प्रेशर और हर वक्त वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो भाई वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कैसे? तो हम क्या करते हैं ना कि बहुत ही छोटा सा एक है ना स्ट्रिप लेते हैं, बहुत ही छोटा सा ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेते हैं, वेरी वेरी थिन स्ट्रिप, जिसमें जिसमें जो ये बेसिकली एक सेकेंड, हाँ, जिसमें जो ये चेंज इन वॉल्यूम किया है ना हमने, चेंज इन वॉल्यूम इट्स इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत ही ज़रा सा वॉल्यूम चेंज किया है, मतलब हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा है। तो इसका मतलब प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा होगा, मतलब ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं हुआ, ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुआ होगा। आप सोचिए ना, इमेजिन कीजिए ना, ये बेसिकली कहाँ प्रेशर की वैल्यू इतनी कुछ खास चेंज हुई है। देखिए मैं दोनों का बना रहा हूँ ऊपर नीचे से, कहाँ प्रेशर की वैल्यू इतनी चेंज हुई है। तो हम एटलीस्ट कम से कम इस वॉल्यूम के चेंज में, इतना वॉल्यूम बदलने में प्रेशर को कांस्टेंट मान सकते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। इन दिस स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल, मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर मस्ट हैव रिमेन्ड कांस्टेंट एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है? तो बेसिकली ये है हमारी प्रेशर की वैल्यू, ये है प्रेशर की वैल्यू, और ये है चेंज इन वॉल्यूम। तो मैं जब इसको P इंटू dV करूंगा तो आई विल गेट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनी है ना, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, उसका एरिया मुझे मिल जाएगा। और जब मैं इंटीग्रल पीडीवी करूंगा फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, लेट्स से कि दिस इज जस्ट अ मोमेंट, दिस इज सम वॉल्यूम V1 एंड दिस इज सम वॉल्यूम V2। तो जब मैं इंटीग्रेशन V1 से V2 करूंगा तो आई विल गेट व्हाट? आई विल गेट एरिया अंडर द कर्व ए बी। इसका नाम ए बी रख देते हैं। तो ये जो कर्व ए बी है, इसके अंदर एरिया मिल जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन इज लाइक कंटिन्यूस समेशन, कंटिन्यूस समेशन, ठीक है? तो हमें क्या होगा ना कि ये एरिया, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का तो मिल गया, उसके बाजू वाली स्ट्रिप का भी इंक्लूड हो जाएगा। ऐड कर रहे हैं ना, बेसिकली इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं। उसके बाजू वाली स्ट्रिप का मिल जाएगा, उसके बाजू वाली स्ट्रिप का मिल जाएगा, ऐसे करके सारी स्ट्रिप्स का मिलाते मिलाते वॉल्यूम V1 से V2 यानी कि पॉइंट ए से बी तक का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व वर्क डन होता है। सो वर्क डन आज के बाद से अब याद रखेंगे, इट इज एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम। थर्मोडायनामिक वर्क इज एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम, ठीक है? या इंडिकेटर डायग्राम, इसको इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। तो इस बात को आप लोग जो है दिमाग में बिठा के रख लें। अब एक प्रोसेस कंसिडर करें जिसके अंदर जिसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम वेरी हो रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसा हमने पहले बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से वेरी हो रहे हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा, ये वाली एक्सिस। ओके, तो अभी जो पॉइंट ए है वो ये है एंड पॉइंट बी वो ये है। ए से बी जाने के 3 रास्ते चुन लेते हैं। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि एक रास्ता खुद यही है कि कंटिन्यूअसली प्रेशर वॉल्यूम दोनों को चेंज करते रहें और ए से बी पहुंच जाएं सीधा। एक रास्ता ये भी मुमकिन है, ये भी पॉसिबल है कि आप वॉल्यूम को
बढ़ाते जाएं, प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएं, इस पॉइंट तक पहुंचे जिसका नाम है बी डैश। फिर प्रेशर को घटाते जाएं, प्रेशर को घटाते जाएं और वॉल्यूम को फिक्स रखें और पहुंच जाएं बी तक। ठीक है, पहुंच जाएं बी तक। तो आप फिर वापस से बी पे पहुंच गए। पहला रास्ता तो ये था, दिस वाज फर्स्ट पाथ। सेकंड वाज दिस पाथ कि पहले प्रेशर कांस्टेंट रख के वॉल्यूम बढ़ाते गए, बी डैश में पहुंच गए। फिर बी डैश पहुंचने के बाद वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, प्रेशर घटाते गए, बी पे पहुंच गए। ये दूसरा तरीका। तीसरा रास्ता क्या हो सकता है? तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप पहले वॉल्यूम घटाएं। देखिए, इसमें आपने प्रेशर पहले कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम बढ़ाई, फिर बाद में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, प्रेशर घटाया। अब आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर घटाते जाएं, वॉल्यूम फिक्स रखें, पहुंच जाएं इस पॉइंट तक, इसका नाम रख देते हैं ए डैश। और फिर क्या करें कि प्रेशर फिक्स रखें और जो है वॉल्यूम बढ़ाते जाएं और पहुंच जाएं बी तक। ठीक है, तो ये भी एक रास्ता हो सकता है। सो तीन जो पाथ हैं, तीनों पाथ का अब हम वर्क डन देखेंगे कितना कितना है। सो वर्क डन इन पाथ ए बी, ये डायरेक्ट पाथ है या पाथ वन। ठीक है, पाथ वन। तो इसके अंदर अगर वर्क डन निकालना है तो इट विल बी एरिया अंडर कर्व ए बी। तो ए बी जो एरिया है उसके अंडर जो कर्व है वो वाला। ठीक है, तो इसको मैं ब्लू से ही बना देता हूँ। तो ये जो एरिया है ना, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया, कैन यू सी दैट? ये जो एरिया है ये वर्क डन इन मतलब पाथ वन है, फर्स्ट पाथ है। सेकेंड पाथ में आप क्या कर रहे हैं कि मतलब ये वाला पाथ एक्वायर कर रहे हैं। अब ये वाला पाथ एक्वायर कर रहे हैं तो लेकिन यही स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है और एंडिंग पॉइंट ये है। ठीक है, एंडिंग पॉइंट ये है, लेकिन कर्व जो है ना अपना ये नहीं है, बल्कि कर्व ये है। ये कर्व है, दिस इज द कर्व। तो आपको पूरा एरिया कितना लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा यहाँ से शुरू करके पूरा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वर्क डन इन सेकंड पाथ इज डिफरेंट, वो ज़्यादा वर्क है एज कम्पेयर टू फर्स्ट पाथ। एंड फाइनली अगर आप तीसरे कर्व को देखें, तीसरे कर्व को देखें तो ये वाला कर्व है, राइट, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यही है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यही है। लेकिन जो कर्व है, कर्व तो ये है ना, बेसिकली ये कर्व है ना, इसके नीचे का जो एरिया है, इसके नीचे का जो एरिया है, आपको ये लेना है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि वर्क डन इन थर्ड पाथ is less than work done in third path is less than work done in first path is less than work done in second path. So all three works are different. तीनों वर्क डिफरेंट है ना, तीनों वर्क डिफरेंट है। तो बेसिकली हो गया ना वर्क पार्ट डिपेंडेंट। वर्क डन इन पाथ ए, सेकंड वाला कौन सा है, ए बी डैश बी, और थर्ड वाला कौन सा है, वर्क डन इन पाथ ए डैश बी। तो ये क्या है, ये वन है, ये टू है ना, और ये थ्री है। तो ये है एरिया अंडर कर्व ए बी डैश बी, और ये है एरिया अंडर कर्व ए डैश बी। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि वर्क डन इन ऑल द थ्री पाथ्स इज डिफरेंट, ऑल द थ्री पाथ्स आर डिफरेंट। So that's why thermodynamic work is path dependent, right? इसमें एक बात याद रखने लायक ये है कि कर्व भले मैंने इसको पूरा बोला है, लेकिन लेकिन इसका ये वाला पार्ट इनइफेक्टिव है। एक्चुअल में यही कर्व है, उसके नीचे का एरिया हमको देखना है। अब आप बोलेंगे क्यों सर? क्योंकि देखिए, इसमें नीचे जब आप आ रहे हैं ना, तो चेंज इन वॉल्यूम तो बेसिकली हो ही नहीं रहा है। dv is 0, so pdv is 0, so only this arm of the whole curve is effective। समझ रहे हैं? वैसे ही सेम केस इसका भी है, सेम केस जो है इस बंदे का भी है कि ये जो इस वाले केस में भी यहाँ पर जो वॉल्यूम है
चेंज नहीं हो रही इस आर्म में ए डैश में, तो वो इनइफेक्टिव। सो इफेक्टिव पार्ट इज ओनली दिस, तो इस कर्व के नीचे मतलब यानी कि यहाँ से हमको देखना है। चलिए एनीवे ये सब तो ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बट थर्मोडायनेमिक वर्क पाथ डिपेंडेंट है, ये बात आपको समझ में आ गई है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि एक बात हमने ऑब्जर्व की नेचर के अंदर, वो ये कि आप किसी भी पाथ से चले जाएं, वर्क डन भले डिफरेंट आ जाए, लेकिन वर्क डन और हीट यूटिलाइज्ड जो है, वर्क डन और हीट यूटिलाइज्ड, ये जो सब्ट्रैक्शन आया ना, ये सब्ट्रैक्शन, दिस वाज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस वाज ऑलवेज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, इट वाज अ कांस्टेंट क्वांटिटी अलोंग ऑल द थ्री पाथ्स, नो मैटर व्हाट। तीनों पाथ में जाने पर, चाहे पाथ 1 हो, चाहे पाथ 2 हो, पाथ 3 हो, तीनों पाथ के लिए Q minus W was a constant thing. First path, second path, third path, it was different. It was same along all the three paths. ये quantity this was same. So हमने उसको नाम दे दिया, basically change in internal energy. वर्क भले पाथ डिपेंडेंट हो, लेकिन ये जो सब्ट्रैक्शन है ना, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी हमेशा फिक्स वैल्यू आ रही है, इसकी हमेशा फिक्स वैल्यू आ रही है। तो इसकी अगर हमेशा फिक्स वैल्यू आ रही है, तो बेसिकली वो स्टेट फंक्शन है, ये बंदा पाथ फंक्शन है, ठीक है। लेकिन Q माइनस डब्ल्यू हमेशा फिक्स वैल्यू आ रही है, मतलब वो स्टेट फंक्शन है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। कोई भी पाथ से आ जाओ, कैसे भी घूम फिर के आ जाओ, इधर से उधर से उधर से, अगर पहुंच रहे हो सेम जगह पे, तो डेल्टा यू सेम है, तो डेल्टा यू सेम है, तो डेल्टा यू इज स्टेट फंक्शन, Q माइनस डब्ल्यू इज स्टेट फंक्शन। अब एक बात सोचिए कि वर्क पाथ फंक्शन, ये बंदा स्टेट फंक्शन, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि ये जो बंदा है ये स्टेट फंक्शन हो, इसका मतलब ये भी पाथ फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन और पाथ फंक्शन सब्ट्रैक्ट करने पर स्टेट फंक्शन दे सकते हैं। मतलब कंक्लूजन सिंपली यही है कि वर्क तो पाथ फंक्शन है ही, हीट इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन, work is a path function, heat is a path function, and this change in internal energy is a state function. It depends only on the initial and final state. I hope कि आपकी बात समझ में आ रही है कि ये बंदा स्टेट फंक्शन है, ये बंदा पाथ फंक्शन है, तो इसका मतलब ये भी पाथ फंक्शन ही होगा। एंड दिस थिंग इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जब मैं रीअरेंज करके लिखता हूं, तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है ना, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, अलग अलग फॉर्म की एनर्जी है। अरे ये जो इंटरनल एनर्जी कोई अलग चीज थोड़ी ना है, ये क्या है? इट इज सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द बॉडी। ये सिस्टम, जो भी सिस्टम है, उसकी सारी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज को मिला लोगे तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी में भी कौन सी? सारी मिला दो, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और व्हाटएवर, जितनी भी ट्रांसलेशनल, सब मिला दो। तो इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। सो बेसिकली जब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, तो Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू मिलता है। ये कुछ और नहीं बल्कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि हीट गिवन टू द सिस्टम gets utilized in increasing the internal energy of the system and also performing some work on the environment. तो बेसिकली ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए अभी हम स्टॉप करते हैं और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दूसरे लॉज जो हैं वो डिस्कस करते हैं इन द फ्यूचर वीडियोस। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।